बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, जो मेरे साथ बातचीत करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा हालात के बारे में। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। राजा साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तकरीबन ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि एक ऑडियो लीक आई है जिसमें सबका चीफ जस्टिस साकिब निसार का बेटा जो है वो सौदाबाजी कर रहा है, और साथ ये भी कह रहा है कि आप मेरे बाप को मिलने आए शुक्रिया अदा करने के लिए। तो वो बात वो चीज़ हो रही थी, कहा जाता है कि 1,20,000 में सौदा हो रहा था, एक यानी प्रोविंशियल एक सीट का, यानी कि वो टिकट लेने का। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें यानी जज हजरात जो हैं वो भी शामिल हैं, पीटीआई वाले तो शामिल ही हैं। इमरान खान तो टिकट तो उसी ने इशू करने हैं, और जर्नैल भी जो है उनके बारे में भी बड़ी कहानियां आ रही हैं। तो ये नज़र आता है कि इट इज़ अ वेरी बिग बिजनेस। व्हाट इज योर व्यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये असल में एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें पॉलिटिशियन तो उसको नहीं कहना चाहिए। पीटीआई जो भी पार्टी है, मैं ना तो उसको पॉलिटिकल पार्टी कहना चाहिए और ना जो है तो इमरान नियाजी को कोई पॉलिटिशियन कहना चाहिए। लेकिन ये ग्रुप इन्वॉल्व है उसमें, और बहुत से जजेस इन्वॉल्व हैं, बहुत से जनरल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। ये सारे लोग, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन की जा रही है, और जो कि होती भी रही है। अगर आप देखें तो होती रही है। और आप एक फोन कॉल की बात करते हैं, आप देखिए बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस शुरू है। अ, अभी आपने कल हमने गालिबन बात की थी इसके ऊपर, क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, जो चीफ जस्टिस की क्या सास कहते सास सास का। हैं, खुशदामन, पता नहीं महाजबीन क्या नाम है उनका, नून नाम है गालिबन। हाँ, ये ज़ाहिर है कि नून खानदान बड़े खानदानों में से एक था। ठीक है जी। जी ठीक है। तो नून जो नाम है उनका, तो अभी रिसेंटली उनका एक बेटा भी है मुबैना तौर पे, जिनका नाम है मलिक अमजद नून। हम्म। उनका बेटा वो बहुत बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व है। यानी देखिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है या जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें उसको लगाया गया। अब देखिए ना, कि पता चलता है कि कहां से ये कड़ियां मिल रही हैं और कहां से ये सिलसिले हो रहे हैं। दूसरे लफ्जों में अगर आप ये समझें कि मुबीने तौर पे वो चीफ जस्टिस का रिश्तेदार है, हो सकता है वो उसका बहनोई हो, या हो सकता है उसका वो साला हो, हम्म। क्योंकि वो मुबीने तौर पे बेटा है। मलिक अमजद नून बेटा है महजबीन नून का, जो कि चीफ जस्टिस अता बंदियाल की खुशदामन है या सास है। सास है। तो उस लिहाज से उसका प्राची साहब, एक बात ये है कि आप ये क्या कहते हैं जब ये कहते हैं कि बड़े करप्शन में या बड़ी करप्शन में शामिल हैं, तो ये जो बड़े लोग हैं तो ये बड़ी करप्शन करते हैं कि ये कोई छोटी मोटी करप्शन तो नहीं करेंगे ना? अगर ये उनकी आप तो ही कर रहे हैं ये क्या कर कि वे बड़ी करप्शन में है। ये करप्शन छोटी होती है कोई, क्या आपके ख्याल है भी वो यानी छोटी मोटी हरकत तो नहीं करेंगे ना ऐसी? वो बड़े बड़े जो लोग हैं बड़े खानदान के, वो बड़ी हरकत करेंगे, बड़ा काम करेंगे जो करोड़ों अरबों में जाता हो। तो डॉक्टर साहब, उस शख्स ने 63 करोड़ रुपए का ठेका, 63 करोड़। अब देखिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, आपको याद है इमरान नियाजी के दौर में लाहौर की सड़कों पे कचरे के और गंद के बहुत बड़े मसाइल पैदा हुए थे, और पूरा लाहौर गंदगी का एक ढेर, दुनिया में लाहौर पहले नंबर पे आलूदा शहर आ गया था। तो ये गेम क्या थी? ये गेम ये थी कि इस शख्स को लगाया गया, और इसने अपने एक फ्रंट मैन को उसी अथॉरिटी में बतौर मैनेजर सिलेक्ट किया, लगाया, जिसके पास ना तो वो क्वालिफिकेशन थी और ना उसके पास वो एक्सपर्टीज थी। और वो जो सर्टिफिकेट्स उसने लगवाए या डिग्री लगवाई, वो अब जेली साबित हुई वक्त के साथ, मुबैना तौर पे उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो अभी मौजूदा जो एंटी करप्शन के गालिबन डीजी हैं लाहौर में, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया 63 करोड़ रुपए का। और सिर्फ 63 करोड़ का ये केस नहीं है डॉक्टर साहब, इसके पीछे एक और भी कहानी है। वो कहानी ये है कि आप देखिए, परवेज इलाही ने जब वजीर आला बना, ये जो 2022 में, पिछले साल, जब ये मतलब हुकूमत जाने से पहले, असम्बली तोड़ने से पहले, जब ये वजीर आला बना, तो इसने
इसी वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक ठेका कैंसिल किया, जो कि एक टर्किश कंपनी के पास था, और हर्जाने के तौर पे, गोया मुबैन तौर पे 3.2 अरब रुपया उनको पे किया। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस के इस मुबैन रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। उसने अपना फ्रंटमैन उस अथॉरिटी में डिप्लाई किया, लगाया, और उन्होंने 63 करोड़ का एक करप्शन जो पकड़ी गई, अभी बाकी पकड़ी जानी है। तो आप सोचिए कि चीफ जस्टिस के रिश्तेदार को फायदा देने के लिए, मुबैन रिश्तेदार को फायदा देने के लिए 3.2 अरब खजाने से लूटा गया, और लाहौर की सड़कों पे कचरा बिखराया गया, जिससे कितनी बीमारियां, कितने और सोजिश समाजी और कितने मसाइल पैदा हुए। तो दूसरे लफ्जों में सिस्टमैटिकली ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि करप्शन को फरोग दिया जाए। अब जरा बात यहाँ नहीं खत्म होती, बात आगे चलती है। वो ये हुआ कि जो जिन्होंने इनके खिलाफ पर्चा काटा करप्शन का 63 करोड़ का, उनके एक बहुत पुरानी 2018 में उन्होंने एक केस पकड़ा था करप्शन का, एक और बतौर एक पुलिस ऑफिसर के उन्होंने एक केस पकड़ा था 30 करोड़ रुपए का, जो कि उन्होंने नेब को दिया, और नेब ने बजाय सफाई करने के, क्योंकि उस वक्त तो वो आपको पता है कि जावेद इकबाल मारूफ मशहूर जो है तो वो चेयरमैन थे, तो यकीनन वो भी इस नेटवर्क का कोई हिस्सा होगा जिसका 30 करोड़ का केस पकड़ा गया। तो उन्होंने उल्टा इन्हीं के ऊपर FIR काट दी। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट रुकें, ताकि देखिए ना, आपको पता, मुझे पता है, लेकिन जरूरत नहीं सारे सुनने वालों को पता हो जावेद इकबाल के कारनामे क्या थे। जावेद इकबाल साहब जब वो थे नैब में थे, उसके चेयरमैन थे, तो एक खातून उनके पास आई इंसाफ लेने के लिए। इसके बजाय वो उसके साथ कोई गलत मरासम कायम करना चाहते थे। लड़की ने उनकी एक वीडियो बना ली, और फिर वो शिकायत लेकर गई है इमरान खान न्याजी के पास। तो इमरान खान न्याजी ने कहा कि मुझे सबूत पेश करें। जब उन्होंने सबूत पेश किया, तो बजाय इसके कि वो उस लड़की की मदद करता, उसने वो वीडियो अपने पास रख ली। तो उस क्या, मैं जैसे इकबाल को वो ब्लैकमेल करता रहा और अपने मकसद के लिए यूज करता आया। और सुना ये भी है कि उस लड़की को कितना दिन जो है बनी गाला में अपने घर में उसने उसको हॉस्टेज बना कर रखा। तो ये बिल्कुल जी 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 बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे एक और भी सवाल पैदा होता है। ये जो बात आपने बताई, ये तो बज़ाहिर वो बात है जो खबरों में चल रही है। अगर हम देखें जो 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 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है इसके पीछे, कि मुबैना तौर पे उस लड़की को, जावेद इकबाल को काबू करने के लिए सेट किया गया था। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं उन बातों की बात करूं जो सुनने में आई है। तो जावेद इकबाल ने एक दिन बयान दिया कि हवाएं बदल रही हैं रुख, आपको याद होगा। तो मतलब ये कि अब भारत के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो फिर इसके विद इन नो टाइम जो है तो उस ये स्कैंडल आया था सामने, यानी उस औरत का वीडियो खुद बनाना, और फिर वजीर आजम हाउस में 40 दिन तक या 1.5 महीने तक रहना, और जबकि वो बतौर खास खुद वकील भी हो, कोई आवाज ना उठाना, और निकलने के बाद भी कोई आवाज ना उठाना। ये सब बहुत से इशारे लग रहे हैं कि शायद वो भी इस गेम प्लान का हिस्सा रही हो या नहीं रही हो। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि किस मुनज्जम तरीके से ये ग्रुप वारदातें करता था, किस मुनज्जम तरीके से ये वारदातें की जाती थी। मैं PTI गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब जबकि अगर PTI की अब जिक्र ही कर रहे हैं, तो सवाल तो मेरा दूसरा था, दूसरी लाइन पर चले गए हम। इसकी एक वजाहत ये भी कर दीजिए कि जो मौजूदा आर्मी के चीफ हैं, जब ये ISI में थे और करप्शन के खिलाफ ये तहकीक कर रहे थे, तो जितने भी करप्शन के उन्होंने फाइल तैयार की, तो सारे को कहते हैं, क्या कहते हैं, खुरा जो है वो बनी गाला जाता था इमरान खान के घर। तो जब इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा जनाब ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप ज़रा ख्याल कर लें। इन्हें उस वक्त तो ये ISI में थे, तो इन्होंने सोचा शायद शायद भाई इमरान खान को ना पता हो, तो उनकी बेगम ये खुद कर रही हो। तो उन्होंने फाइल उनको वाली की, उन्होंने कहा ये फाइल मेरे वाले कर दें, मैं देखता हूँ कि ये क्या है। तो बजाय इसके कि कोई अपनी बेगम के खिलाफ या जो उनकी टीम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मौजूदा मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनके दरमियान इख्तिलाफात की एक बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने इमरान खान की करप्शन के केसेस खोल के इनके सामने रखे, जिसके जवाब में इमरान न्याजी ने उसका तबादला करवाया, वहां से जनरल आसिम का तबादला करवाया बाजवा को कह के कि मैं मुझे ये शख्स नहीं पसंद। तो जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने लगा, तो उसको अपना शीशा आईना रोशन था, तो उसी वजह से बहुत से इख्तिलाफात बने। यही वजह थी कि वो नहीं चाहता था, अगर जनरल आसिम की जगह कोई और बंदा होता जो इसका हमराज हमनवा होता,
हम प्याला हम नवाला होता तो शायद इसको कोई इतराज ना होता। तो बुनियादी एतराज की एक एक वजह अच्छा, ये। ये मैं भी असल में यही बात कहने वाला था, आपने अच्छे तरीके से बयान कर दिया। तो दूसरे लफ्जों में इमरान खान करप्शन को स्टॉप करने के लिए नहीं आया था, जहां पर उसको दूसरे एजेंडे थे, ये करप्शन को फरोग देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और उसमें एक सिस्टमेटिकली करप्शन करने के लिए, और पाकिस्तान के दायरों को तबाह और बर्बाद करने और इंतशार पैदा करने के लिए आया था। अब मुझे ये बताएं, ये सवाल हो गया हमारा। अभी मतलब यह कहने का है कि जर्नल्स भी इसमें शामिल हैं, अदलिया भी यहाँ तक शामिल है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और जो टाइकून है वो भी शामिल हैं, बड़े बड़े माफिया शामिल हैं, और इनका हेड जो नजर आता है वो एक लिहाज से इमरान खान नियाजी नजर आता है, और जो दूसरे बड़े बड़े हैं वो शामिल नजर इसमें आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं इस पे भाई। यानी मसला ये आ जाता है कि अदालतों का काम है इंसाफ देना, वो इंसाफ देने की बजाय करप्शन को फरोग दे रही हैं, मतलब ये कुछ लोग दे रहे हैं, सारी चीज़ें ना मैं नहीं कहूँगा। इसी तरीके से जर्नैल जो हैं उनका काम है सरहदों का दिफा करना। सरहदों का दिफा तो होता नहीं है, लेकिन दूसरे कामों में वो बिजी हैं। और इसी तरीके आगे आप देखा जाए, मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात उन्होंने कहा जी करेंगे, मुज़ाकरात हुए भी, तो उनका क्या आउटकम हुआ है, कुछ नज़र आता है आपको कोई? पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं कि इलेक्शन कब होंगे, तो इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए मैं थोड़ा सा जजों के बारे में बात करूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, इस पे मैं आपको बात करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, जजेस तो अपना काम कर रहे हैं ना। अब जो अतारा बंदियाल है, जब उसके रिश्तेदार के खिलाफ पर्चा काटा गया, तो उसने, वो जो एंटी करप्शन का ऑफिसर है, उसकी एक पुरानी फाइल थी, जो मैंने आपको नेयर की बात की, पुरानी एक एफआईआर थी उसके ऊपर, वो उसने खोल ली। 5 साल बाद उसने एफआईआर की वो खोल ली और अपने अपने बेंच में केस लगवा लिया। न सिर्फ ये किया कि अपने बेंच में केस लगवाया, अब उसको वहां पे बाजू मरोड़ा जाएगा, न सिर्फ केस लगवाया, बल्कि जो 3 जजेस थे, एक जावेद खान मंदुखेल, एक अतर मिनल्ला, और एक चीफ जस्टिस, तो ये पलड़ा तो सिर्फ भारी था। दोनों जजेस अतर मिनल्ला और मंदू खेल दोनों जो है, तो वो तो आइन पसंद है, तो इसने उनमें से एक को चेंज किया, मंदू खेल को हटा के उसकी जगह आयशा मलिक, जो इसकी धड़े की थी, उसको लगा लिया, कि अगर अतर मिनल्ला वो भी बात करेंगे तो पल्ला तो हमारा भारी होगा, एक दो से फैसला हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे अपने उस मुबैयन रिश्तेदार को बचाने के लिए इन्होंने वो केस भी अपने बेंच में लगवाया, और उसका बाजू मरोड़ने के लिए बेंच में भी रद्द किया। तो जॉब तो वो अपनी कर रहे हैं, और क्या करें आपके लिए। अच्छा, अब वापस। प्राची साहब देखिए ना, काम कर रहे हैं कि क्या? उनका काम यही है कि इंसाफ से महरूम करना लोगों को। उनका काम तो यह है कि इंसाफ, अगर ये देखिए, अगर वो इंसाफ दे रहे हूँ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, फिर तो आइए वो काम कर रहे हैं। नजर ये आता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो उसके लिए नहीं आए थे, उनका काम कुछ हो था और कर कुछ हो रहे हैं उनका ये नहीं। चलो बात करें। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा जालिब का, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, शायद इन्हीं लोगों के लिए लिखा है। लिखा है कि उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों। वैसे जालिब से माजरत के साथ, उसूल पसंद जो होता है वो उसूल नहीं बेचता, जिसके पास उसूल होते हैं वो बेचता नहीं है, लेकिन थोड़ी तरमीम के साथ, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी, कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। तो डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये लोग, इन लोगों का जमीर और जो है तो उसूल कोई नहीं होते, और वो अपनी हिर्स के ही बंदे होते हैं, और वो यही करते हैं। इनको अपने गिरबान में देखना चाहिए, क्या ये क्या कर रहे हैं। चले भारत अच्छा, वापस आते हैं मैं उसके ऊपर। ये पूछ रहा था कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इंतखाबात कब हों, तो इसके बारे में क्या पेश रफ्त है अभी? ये आपको क्या नजर आता है अभी? नियर फ्यूचर में हो जाएंगे इंतखाबात, या ये अगले साल वाली बात है? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको ये गालिबा तीसरी बार बता रहा हूँ, तकरीबन 4-5 महीने पहले भी बताया था, जब जब असम्बलियां तोड़ी गई थी। देखिए डॉक्टर साहब, इलेक्शन कराने में तो वो इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान, ये मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर नहीं इंटरेस्टेड तो फिर ये इतना शोरगुल क्यों है। तो वजह ये है कि वो एनआरओ मांग रहा है, वो सिर्फ पैसेज मांग रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अता बंदियाल ने पतली गली मांगी थी कि मुझे दिखाएं मैं कौन सी गली से निकल जाऊं, तो जो कि रस्से सब मसदूद हो चुके हैं इनके लिए। तो इसी तरह से इमरान नियाजी पैसेज मांग रहा है, सिर्फ पैसेज मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है। अब सोचिए, उन्होंने जो दरखास्त दी हाई कोर्ट में, उसमें क्या है कि जितने केसेस हैं उनके खिलाफ वो वापस लिए जाएं, और उनको हरासा नहीं किया जाए, और मतलब जो भी बातें हैं, वो एनआरओ, अगर आप उसको नाम कुछ भी दे दें, वो सिर्फ पैसेज मांग रहा है। अच्छा, और देखिए, अब आप जो है इमरान खान को
यानी आप जानते बहुत कुछ है आप उनके बारे में, लेकिन आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो खाली से NRO नहीं मांग रहा, और उसने आपने आप कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करा रहे, तो उसने देखिए वो एक तीर से तीन तीन शिकार करता है। अच्छा, बिल्कुल। इलेक्शन की आड़ में उसने अरबों रुपए कमाए, टिकट उसने दे दिए, बेच दिए, ठीक है। अच्छा, वो पैसे तो इसके पास आ गए अरबों के हिसाब से, इलेक्शन हूँ या ना हूँ इसकी जूती से किसी के उसको क्या परवाह है। वो इसको क्या जल्दी थी कि वो असेंबलियां उसने जबरदस्ती तो ये खत्म कराई हैं, क्यों? इट्स बिजनेस फॉर हिम। जड़ से जो करता है वो, दैट इज बिजनेस फॉर हिम। वो बिजनेस। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। असल में मैं इमरान नियाजी को इसलिए कुछ नहीं समझता हूँ, ये तो उसके पीछे जो अंदरूनी मुल्क जो हैंडलर हैं वो पॉलिसी वो स्ट्रेटजी देते हैं। और वो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल, चूंकि प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये था जो मैंने आपको कहा, और जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की। एक ऑब्जेक्टिव तो ये भी है कि जिन लोगों से उसने टिकटों के लिए पैसे ले लिए, चाहे वो साकिब निसार के बेटे के जरिए लिए, या चाहे वो एजाज चौधरी जो है उसके जरिए लिए, बहुत से मतलब और भी एजेंट होंगे जो डीलिंग कर रहे होंगे, उनके जरिए लिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी हुआ, एक फायदा उसको, कि इसमें बहुत से पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी लीडर थे जो वहां से निकल चुके थे। और अगर वो प्रॉपर तरीके से इंतखाबात के सिलसिले में जाते तो वो वहां चले जाते, लेकिन उनको भी इसने बांध लिया। अब वो पैसे चूंकि इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो नून लीग में और पीटीआई में भी नहीं जा सकते, उनको भी बांध दिया। एक ऑब्जेक्टिव तो ये भी अचीव हो गया, पैसे भी खड़े कर लिए, अपने ग्रुप को भी भारी कर लिया। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो तो लड़ेंगे भी, फाइट भी करेंगे कि उनका पैसा डूब जाएगा। अच्छा, अब यानी हमें इसमें देखें रिलेटेड जो सवाल है पहले, तो दूसरे लफ्ज़ में इलेक्शन तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है जी। लेकिन बिल्कुल। ये बताएं कि ये जो आपके बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस यानी उमर अता बंदयाल साहब हैं, जी। यानी कल भी हमने कहा था कि ये तो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, यानी दूसरे लफ्ज में इन्वर्टेड कोमा बाइज्जत इनको फारिग किया जा रहा है। उनको कहा गया था, सुना है कि कहा गया है भाई या तो यानी फेस करो जो कुछ हमारे सामने है, जिसका मतलब है जितनी भी मराहत हैं वो बंद हो जाएंगी और पता नहीं आपको क्या क्या फेस करना पड़े, या फिर बंदे बन जाओ इन्वर्टेड कोमा, तो या ये है कि लंबी छुट्टी पर चले जाओ। तो इसके बारे में क्या खबर है कि उनका क्या बनेगा? डॉक्टर साहब बज़ाहिर तो यही लग रहा है जो आपने सूरत हाल बताई, क्योंकि जो जो कल भी हमने इस पे बात की थी कि उसको जो सब्ज बाग दिखाए गए थे कि आपको आरिफ अलवी के बाद सदर बनाया जाएगा, आप हमें 2/3 मेजोरिटी दिलवाने में कोऑपरेट करें या हेल्प करें, सॉर्ट आउट करें। और इसी तरह से नून लीग को और पीटीआई को या पीडीएम को जो है तो बदनाम करके इसी तरह करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे अभी जनरल आसिम का दौरा हुआ, चाहे वो सऊदी का था या चाइना का था, उससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह सऊदी का दौरा हुआ, और वहां से न सिर्फ चाइना से अच्छी खबरें वो लेकर आए, और तो यकीनन स्टैब्लिशमेंट जो है तो ज्यादातर मजमूई तौर पे स्टैब्लिशमेंट में बेशक ऐसे भी लोग हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट करें या इमरान नियाजी को सपोर्ट करें, लेकिन मजमूई तौर पे अगर देखें तो स्टैब्लिशमेंट जैसे उन्होंने कहा कि हम आइन के साथ खड़े हैं और हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो और जो कि होना भी चाहिए। अब रह गया जो आपने बात की कि असम्बली तोड़ना। अब देखिए प्रिंसिपली होना तो ये चाहिए था कि देखिए इमरान खान से तो एक सवाल ये पूछा जाता, क्योंकि उसने कॉन्फेस किया, खुद ही कहा कि मुझे बाजवा ने कहा मैंने असम्बलियां तोड़ी। तो पहली बात तो ये है कि असम्बलियां तोड़ना उसका हक नहीं था, उसने आइन की खिलाफ वर्जी की। उससे पूछा, कोर्ट को बुलाना चाहिए था, सो मोटो लेना चाहिए था इसी अताबंदियाल को कि आपने किस हैसियत से असम्बलियां तोड़ी, जबकि ये सूबाई वजीर आला का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी आइन में लिखा है। और दूसरी बात यह है जस्ट फॉर नो रीजन, बगैर किसी वजह के एक स्ट्रेटेजिक एक एक हिकमत अमली या टैक्टिक्स या चालाकी के लिए आपने असम्बलियां तोड़ी, यानी मुल्क और कौम का न सिर्फ वक्त और पैसा बर्बाद किया, बल्कि आपने खिलवाड़ किया लोगों के साथ। और परवेज इलाही से भी पूछा जाना चाहिए कि आप बताएं, आप किस हैसियत से कहते थे कि इस हुकूमत जो और असम्बलियां जो है तो इमरान नियाजी की अमानत है? क्या अच्छा, ये लोग आपको भेड़ बकरी नजर आते हैं जो ये आप पे बिक चुके हैं और आप उसकी चाबी या उनको जो है तो गल्ला उनके हवाले कर देंगे? अच्छा प्राची साहब, ये तो चलो इस्टेब्लिश हो गया, बहुत सी जगहों पर आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि एक सिस्टमेटिकली करप्शन चल रही है और बहुत से इदारे कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं इसकी मदद से इनको बेनकाब तो किया जा रहा है? क्या करप्शन का खात्मा हो सकता है? क्या वो माफिया जो मौजूद है वो उसका खात्मा हो सकता है, या कुछ लोगों को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को सजा देनी पड़ेगी ताकि दूसरे डर जाएं? क्या इसका इम्कान है?
देखिए डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा बाज़ाहिर नहीं लगता, मुमकिन है हो जाए, तो अनहोनी होने में कोई वो नहीं होता, हो भी सकती हैं। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, जैसे मैं हमने पहले भी इस पे बात की कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, बैन अवी साजिश थी, और इसको लाया अभी से नहीं किया। इसको जब से ये पीटीआई का बना क्याम हुआ और ये पूरा प्रोसेस चला, डॉक्टर इसरार अहमद और वो जो हमदर्द के जो हकीम हकीम। सईद थे, हम्म। उनकी 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 बातें इसके मुतालिक मौजूद हैं, आप सोच सकते हैं। तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लाया गया का मतलब ये नहीं कि बस लाया गया और एक जुल्लू फेरा गया 2018 में और ऐसा हो गया, नहीं। उसके लिए प्रॉपर एक नेटवर्क सेट किया गया, जैसे हमने पहले भी बात की कि 8 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व किए गए। तो एक नेटवर्क बनाया गया, जो ये करप्ट लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, उनको बिठाया गया, जुडिशरी से लेके मिलिट्री आर्मी से लेके और तमाम स्टैब्लिशमेंट के सेक्रेटरीट्स डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को बिठाया गया, डिप्लॉय किया गया और प्रॉपर एक नेटवर्क चलाया गया। अब आप किस किस को निकालेंगे और सजा देंगे? और स्पेशली जबकि आईएसपीआर ने भी अभी जो रिसेंट बातचीत की, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम कयास आराइयों पे फैसले नहीं करते। अब कयास आराइयों की इसकी बात नहीं है, वो तो स्ट्रेट अवे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब कयास आराई तो तब होती है, वो तो अपने मुंह के ऊपर खुद अपने ऊपर गवाहियां दे रहे हैं, चाहे वो जनरल बाजवा है या जो भी दूसरे जनरल हैं, सारे खुद अपने ऊपर गवाहियां दे रहे हैं कि हमने ये कुछ किया। तो ये तो कयास आराई ना हुई, लेकिन उसके बावजूद उनके इस बयान से तो कयास आराइयों पे फैसले नहीं होते। लगता यह है कि कोई ऐसे फैसले नहीं होंगे, क्योंकि पिछले दोनों आवाजें उठी थी कि शायद जनरल फैज हमीद पे केस चल रहा है, कोर्ट मार्शल हो रहा है उसका, या जनरल बाजवा पे कोई बातचीत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, अगर हुआ तो शायद लंबे अरसे बाद कहीं होगा तो होगा, वरना उसकी रिटालिएशन आएगी, उसका जो है, तो उनको पता है, उन्होंने वर्किंग की होगी इस पे। तो हम्म। क्योंकि अभी ग्रेजुअली वो इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अच्छा प्राची साहब, आखिरी सवाल इस बारे में है, क्योंकि आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया, तो वैसे सवाल में मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था कि वो अभी अभी तशरीफ लाए हैं, चीन का दौरा करके वापस आए आर्मी चीफ। और आते ही उन्होंने आज काकुल में उन्होंने बातें की हैं। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ के दौरे को आप कैसे देखते हैं, ये कितना कामयाब रहा, कौन कौन से टारगेट थे, क्या क्या अचीव हुआ। दूसरा, जो उन्होंने आज काकुल में की है तकरीर, उसमें भी कहा जाता है कि उन्होंने एक पैगाम दिया है इमरान खान को भी और दूसरे लोगों को भी, कि जो सॉवरन है वो पीपल हैं, पीपल तो लोग एंड पार्लियामेंट है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए सबसे पहले तो दौरे की कामयाबी दौरे के स्केजुअल होने से ही पता चलती है। आप सोचिए कि उसका जाना ही दौरे की कामयाबी की निशानी है, कि इतने अरसे से मुर्दा पड़ा घोड़ा, पिछले 4 साल से सी पैक का, और स्पेशली चाइनीज के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए पीटीआई गवर्नमेंट में, और जैसे जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत ज्यादा सर्द महरी में पड़ गए थे, वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए। तो ये जाना ही कामयाबी की निशानी है। और ये निशानी इस तरह पॉइंट आउट करती है कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, और तो इसके समरात नजर आने शुरू हो गए हैं। ये इस तरफ इशारा है। दूसरी बात यह है कि जैसे कल भी आपने बात बताई कि वहां से वो अच्छे अच्छे पैकेजेस लेकर आए हैं। और तो ये भी, और फिर आज की जो तकरीर में जिसमें आपने हुकूमत की सपोर्ट की बात की और अवाम की और आइन की बातें हुई, तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि गोया वो वहां से मुस्बत उम्मीदें और मुस्बत जो है तो जवाब लेकर आए हैं, और उन स्ट्रेटजीज और उन पॉलिसीज पे वो अमल पैरा हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव साइंस हैं। अच्छा, नहीं देखिए ना, एक बात ये जो कहा जाता है कि चीन वालों ने नाराजगी का इजहार तो किया, अभी पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया। मसला ये नहीं कि किसने किया, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया या पाकिस्तान की सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड तो उस सेंस में नहीं थी, वो तो इम्पोज की कि फ्रॉड के जरिए लाया गया था इमरान खान को। लेकिन गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की थी ना, जिसने लेट डाउन किया। और जो सी पैक के रिलेटेड जो राज थे, जो को दोनों दो तरफा उनका मायदा था कि इनको शराइत को बाहर नहीं लाया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को, और इमरान खान ने आईएमएफ के हवाले कर दी और पता नहीं किस किस जगह पहुंच गई वो सारी। तो फिर साथ ये भी है कि सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि सुना है कि ज़रा मेरी भी दाएं बाएं बातचीत होती रहती है, तो सुना है कि चाइना वालों ने कहा है कि अगर आप उसकी, हालांकि आपने स्पेशल फोर्सेस रेज की थी टू प्रोटेक्ट जो है ना चाइनीज एंड आल्सो जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड यू हैवंट डन योर जॉब प्रॉपरली। अगर आप नहीं कर सकते तो ये हमारे वाले कर दें।
भाई सिक्योरिटी हम देंगे, दे देंगे दूसरे लोग में, इन दैट मीन्स प्रैक्टिकली गिविंग अवे गिलगित बल्तिस्तान इन द कंट्रोल ऑफ चाइना, so that's very serious matter. डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर उन्होंने कुछ बातें की हैं, आपकी बात ठीक है कि वजीर आजम कोई भी हो, उनका गरज तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत से होता है। जैसे यही बात हमने कल की कि जजेस कितनी करप्शन करने चले जाते हैं, उनका नाम गुम जाता है, लेकिन इदारे बदनाम हो जाते हैं। इसी तरह से करप्ट वजीर आजम जब आते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन मुल्क की और हुकूमत की और उस अवाम की बदनामी होती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है तो कोई कोई है कि मेरा जाती फेल है, ये नहीं होता। वो जो रोल मॉडल होता है वो दूसरों के लिए मिसाल होता है, नमूना होता है, जो लीडर होता है, जो जेन्युइन लीडर होता है। अब आते हैं बात इसकी तरफ कि अगर चाइनीज की ये ख्वाहिश कि वहां पे चाइनीज आर्मी, पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी जो चाइना की है, तो वो लगाई जाए। कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल तो उनके ऑलरेडी हैं, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उनके लोग तो वहां पे हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो या जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हैं लोगों एक को। आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सनल ऑफ चाइना वहाँ पर मौजूद हैं इन गिलगित बल्तिस्तान एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको अब बताऊं, आप को की भी तारीफ थोड़ी हो जाए, आपको पता चल जाए। आपने जो किताब लिखी थी 2010 में, हम्म। जिसमें आपने पाकिस्तान का दौरा किया था और आपने रिसर्च बेस्ड वो था, यानी आज कितने उसका 13 साल गालिबन हो गए। तो आपने उसके ऊपर किताब लिखी थी द ग्रेट गेम। तब लोगों को पता नहीं था कि ग्रेट गेम क्या है और गिलगित बल्तिस्तान में क्या होने वाला है। लेकिन आप जाके वहां पे ये सब डिस्कवर, इन पर्सन आप गए थे, भट्ट साहब के साथ गए थे, और वहां पे आपने जो तस्वीरें ली और जो हकायक जमा किए, उसमें आपको चाइनीज आर्मी नजर आई, चाइनीज सिक्योरिटीज नजर आई। और वो यानी आज से 13 साल पुरानी बात है, जबकि सी पैक का कोई वजूद ही नहीं था। तो जो चीज हो रही थी जब वहां पे उस वक्त वो मौजूद थे, तो अब जबकि ये प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग, मतलब यानी अंडर प्रोसेस है, तो फिर तो जाहिर है कि उनको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होगी। उस वक्त तो उनके सर्वे जो करने वाले लोग थे वो लोग मौजूद थे, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी दूसरों पर तकिया नहीं किया और अपनी सिक्योरिटी दी। तो अब तो यकीनन होंगे, लेकिन बात यह कि बड़े पैमाने पे वहां पे सिक्योरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको तो पता ही है, आप खुद कश्मीरी हैं, कि गिलगित बिल्तिस्तान को बैन अवी तौर पर कश्मीर का पार्ट समझा जाता है, बल्कि कश्मीर का पार्ट है, जिसके ऊपर इंडिया का भी दावा है। अगर चाइनीज आर्मी वहां पे आती है, या चाइनीज सिक्योरिटी कंपनी बड़े पैमाने, सॉरी सिक्योरिटी कंपनी, आर्मी आती है, तो यकीनन ये इंडिया को एक मौका फराहम करेगा कि वो इस इशू को उठाए, स्पेशली उस सूरत में कि जब इमरान नियाजी और जनरल बाजवा कश्मीर का सौदा कर चुके हैं, कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A रिवोक हो चुके हैं। तो उस सूरत हाल में जो है तो उसका दावा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो G20 की जो मीटिंग करवा रहा है वो स्पेशली कश्मीर में करवा रहा है। तो ये भी कश्मीर को, दूसरे लफ्जों में अक़वाम मुत्तहिदा, जाहिर बात है 20 ममालिक जब आएंगे और उनके मुबस्सिरीन आएंगे, दूसरे ममालिक के लोग आएंगे, और कश्मीर में जो डिस्प्यूटेड पार्ट है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच डिस्प्यूटेड पार्ट है, अगर वहां पे आएंगे तो दूसरे लफ्जों में वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तभी तो वो शिरकत कर रहे हैं। और उसके लिए उसने बहुत बड़ी जबरदस्त लॉबिंग की होगी, और बड़े अच्छे तरीके से उसने, इंडिया ने इसको अपना पार्ट शो किया होगा। तो जब दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फिर गिलगित बिल्तिस्तान को के ऊपर अपना दावा करने में इंडिया एक मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। तो इसलिए चाइनीज आर्मी के उतरने का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, ये जरूर है कि जैसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई थी, उस सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ा दें। अरे ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि चाइनीज जो है ना, चाइनीज पर्सनल आर्मी के जो पर्सनल हैं वो ओपनली वहाँ पर नहीं आ सकते जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी जाती है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि चाइनीज इंटेलिजेंस या दूसरे नेटवर्क हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हैं, वो तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होंगे। एंड हैविंग सेड दैट, दूसरे कई ममालिक के भी वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद है। Nazreen, I think best thing is to leave it at that. We are just moving into very controversial, a very sensitive area, and I think we should leave it at that. And if you have any questions, and वैसे भी program काफी लंबा हो गया. If you have any questions, please do ask, and if you have any comments to make, please do your comments. अच्छा प्राची साहब, आपकी जो कल का प्रोग्राम था उस पर भी कुछ कमेंट्स आए, सवाल आए हैं। मे बी यू नीड टू रीड देम एंड देन वी कैन रिप्लाई टू दोस इन नेक्स्ट प्रोग्राम व्हेनेवर वी डू इट। हमारी तरफ से बिल्कुल खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। बिल्कुल।